व्यष्टि अर्थशास्त्र के अगले पार्ट में देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट और इस सब्जेक्ट का टिपिकल डायग्राम नंबर 1। तटस्थता वक्रों की सहायता से कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यह अपने आप में थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, ध्यान से समझें। सबसे पहले आता है कीमत प्रभाव। जैसा अपन ने ये देखा था कि कीमत प्रभाव आपका क्या होगा, तो कीमत प्रभाव का मतलब आपका होता है प्राइस इफेक्ट क्या होगा। देखिए अपन ने एक डिमांड फंक्शन पढ़ा है, डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और एम। तीन चीजों का फलन होता है, बाकी सभी चीजों को अपन ने छोड़ दिया गया है। यानी एक्स वस्तु की जो मांग मात्रा होगी, प्राइस ऑफ एक्स यानी एक्स वस्तु की कीमत के ऊपर निर्भर करेगी, फिर वाई वस्तु की या अन्य वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है, और एक उपभोक्ता का आय का स्तर किस प्रकार से है उसके ऊपर भी निर्भर करती है। तो सबसे पहला जो प्रभाव है वह है आपका कीमत प्रभाव, अर्थात प्राइस इफेक्ट आपका क्या होगा। किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मीन्स अन्य बातें आपकी स्थिर रहती है, अर्थात अन्य बातें स्थिर का मतलब आपका है प्राइस ऑफ वाई और एम आपका स्थिर रहता है। तो यहां अपन ये देखें प्राइस ऑफ वाई और एम आपका जो है वह आपका स्थिर है। स्थिर रहने पर प्राइस ऑफ एक्स में या विभिन्न कीमत स्तरों में या विभिन्न कीमत स्तरों पर किसी भी वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा होती है उसे कीमत प्रभाव कहेंगे। मीन्स कीमतों में परिवर्तन का जो प्रभाव किसी भी वस्तु की मांग मात्रा पर देखा जाता है वह कीमत प्रभाव कहलाता है। मीन्स यहां अगर अपन देखें डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स होगा, अर्थात एक्स वस्तु की कीमतों का फलन होगा। एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग मात्रा में भी परिवर्तन होगा, और इस प्रभाव को बताने के लिए जो प्रभाव काम में लिया जाता है उसे अपन कीमत प्रभाव कहते हैं। मीन्स अगर कीमत प्रभाव को देखा जाए तो कीमत प्रभाव की जो पृष्ठभूमि है उसमें दो प्रकार के इफेक्ट आपके छिपे हुए रहते हैं। एक आपका जो कहलाता है वह आपका कहलाता है प्रतिस्थापन प्रभाव, अर्थात सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और जो दूसरा जो आपका प्रभाव जो कहलाएगा वह कहलाता है आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। तो प्रतिस्थापन प्रभाव को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है और इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव को इनकम इफेक्ट के नाम से जानते हैं। यदि अपन कीमत प्रभाव की जो व्याख्या करते हैं तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कीमत प्रभाव बराबर आपका क्या होगा, तो कीमत प्रभाव इज इक्वल टू प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। यदि इन दोनों प्रभाव को यदि अपन जोड़ देते हैं तो जो आएगा वह आपका कीमत प्रभाव कहलाएगा। मीन्स प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू पीई इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। इन दोनों का जो योग होगा वह आपका कीमत प्रभाव कहलाता है। अब आता है आपका प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होगा। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव आपका क्या होता है। तो सबसे पहले व्याख्या करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। जैसे मैंने आपको ये कहा था, डिमांड जो होता है वह डिमांड फंक्शन को यदि अपन लिखें तो प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और एम का फलन होता है। तो अपन यहां पे भी लिख ले, मान लीजिए डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और एम। इन तीन चीजों का फलन होगा। इसमें अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान का मतलब प्राइस ऑफ वाई और एम आपकी स्थिर रहती है, रहने पर किसी भी वस्तु की कीमत, मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता सापेक्षिक रूप से सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर जो प्रतिस्थापित करता है उसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। एक बार फिर सुन लें, अन्य बातें समान रहने पर मींस प्राइस ऑफ वाई और एम आपका स्थिर रहता है और प्राइस ऑफ एक्स में परिवर्तन होता है, तो तुलनात्मक रूप से सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित करता है ताकि उसके संतुष्टि का स्तर पूर्ववत बना रह सके। इसे
अपन प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, यानी प्रतिस्थापन करने को ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। तो कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस में हो रहा है? प्राइस ऑफ एक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरीके से अपन ये लिखें कि डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होगा? प्राइस ऑफ एक्स का फंक्शन होगा। तो पी एक्स अपॉन पी वाई, तो इसको ऑब्लिक में लिखेंगे। यह आपका परिवर्तन सूचक परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन एक्स वस्तु की कीमत में हो रहा है, जिसका प्रभाव जो पड़ रहा है वो वाई वस्तु में पड़ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यह सापेक्षिक परिवर्तन है, रिलेटिव चेंजेज है। तो एक उपभोक्ता सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा, क्यों? ताकि वह अपने संतुष्टि के स्तर को पूर्ववत बनाए रह सके। इसे अपन प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। अब आता है आपका इनकम इफेक्ट क्या होगा, आय प्रभाव आपका क्या होगा। तो देखिए आय प्रभाव में जैसे मैंने आपको यह बताया था, इनकम इफेक्ट बराबर आपका क्या होगा। तो आय प्रभाव मीन्स आपका होगा डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और एम। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि इनकम आईसीसी पढ़ा था, इनकम उपभोग वक्र। उसमें अपन ने यह देखा था कि उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन होगा उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन होगा, उसे अपन आय उपभोग वक्र कहते हैं। यह जो अवधारणा जो आपकी आय प्रभाव की है, यह आय उपभोग वक्र की अवधारणा से भिन्न अवधारणा है। इसमें अपन क्या करेंगे कि एक उपभोक्ता की आय और अन्य वस्तुएं की जो कीमत है उन दोनों को अपन स्थिर रखते हैं। चेंज जो होगा वह प्राइस ऑफ एक्स में चेंज होगा, मीन्स एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, प्राइस ऑफ एक्स में कमी होती है। तो प्राइस ऑफ एक्स में कमी होने के फलस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो आपकी इनकम में भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि एक्स वस्तु के ऊपर आप जितना पैसा व्यय कर रहे थे, अब वह पैसा उतना व्यय नहीं करके उससे कम धन राशि आप इसमें खर्च कर रहे हैं। तो यह एक तरीके से आपका अप्रत्यक्ष रूप से आय प्रभाव कहलाता है। अब यदि आय प्रभाव को देखा जाए तो इसमें वस्तुओं के आधार पर आय प्रभाव शामिल होगा। तो यदि अपन वस्तुओं को देखें तो वस्तुएं आपकी कितने प्रकार की होती है? तो वस्तुएं आपकी जो है वह 3 प्रकार की होती है। पहली जो वस्तु होगी वह कहलाएगी श्रेष्ठ वस्तु या सामान्य वस्तु, श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु। इसे अपन सुपीरियर गुड कहेंगे या अपन इसको नॉर्मल गुड्स कहते हैं। दूसरी जो आपकी होगी वह कहलाती है इंफीरियर गुड्स, निकृष्ट वस्तु। और तीसरी जो होगी वह कहलाती है घटिया वस्तु, गिफिन गुड्स कहलाएगी। अगर इन तीनों ही स्थितियों की अपन तुलना करें तो वस्तुओं के आधार पर वस्तुओं में किसी प्रकार का विभाजन नहीं किया गया है। यह जो विभाजन है वह इनकम के आधार पर किया गया है। तो यह भी एक तरीके से आय प्रभाव का पार्ट हुआ। यदि अपन सामान्य वस्तु या नॉर्मल गुड्स की अगर अपन बात करते हैं, सामान्य सुपीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स की बात करें, तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती है जो आपका आय प्रभाव जो होगा वह आय प्रभाव श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु है, उसमें आय प्रभाव आपका धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब आपका क्या हुआ? निकृष्ट वस्तु है उसमें आय प्रभाव जो आपका होगा वह ऋणात्मक होगा, और घटिया वस्तु है उसमें आपका प्रबल रूप से ऋणात्मक होता है। तो अब ये तीनों स्थिति को देखिए, आय प्रभाव धनात्मक क्या होगा, आय प्रभाव ऋणात्मक क्या होगा, और आय प्रभाव प्रबल रूप से ऋणात्मक क्या होगा। धनात्मक आय प्रभाव का मतलब है जैसे जैसे आपकी इनकम में वृद्धि होती है, इन वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि की जाती है। तो आय में वृद्धि होने पर उपभोग में आप वृद्धि करेंगे। तो यह है आपकी आय। जब आय बढ़ती है तो उपभोग की जो मात्रा होगी उसमें भी अपन वृद्धि करेंगे, और आय में यदि कमी होती है तो उपभोग की मात्रा में भी कमी की जाएगी। इसे धनात्मक आय प्रभाव कहा जाता है। दूसरा आपका निकृष्ट वस्तु है, इसमें आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। मीन्स आपकी जैसे ही इनकम में वृद्धि करेंगे तो उपभोग की जाने वाली मात्रा में कमी होगी, और इनकम में यदि कमी होती है तो उपभोग की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। इसे अपन ऋणात्मक आय प्रभाव कहते हैं। फिर तीसरा आता है घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो मांग के नियम का अपवाद होती है।
मीन्स इसमें आय प्रभाव इतना प्रबल रूप से ऋणात्मक होता है कि न केवल धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त करेगा बल्कि कीमत प्रभाव को भी ऋणात्मक बना देगा। अब यदि इन सारी चीजों को एक रेखा चित्र के माध्यम से यदि देखा जाए तो जो आपका रेखा चित्र जो बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा। मीन्स यदि अपन तीनों वस्तुओं के आधार पर अगर डायग्राम बनाए तो आपका जो डायग्राम बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा। ये आपकी कीमत रेखा है, प्राइस लाइन है, जो आपकी ए बी है। ए बी कीमत रेखा है। फिर जब एक्स वस्तु की मात्रा में कमी की जाती है, यानी प्राइस ऑफ एक्स में जब अपन कमी करेंगे, तो जब कमी की जाती है तो कीमत रेखा ए बी से शिफ्ट होकर के यह कीमत रेखा आपकी जो है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। फिर आपका देखिए डायग्राम बनाना अलग चीज है और एनालिसिस करना दोनों ही अलग चीजें हैं। फिर आपकी मान लीजिए जो आपकी प्राइस ऑफ एक्स में कमी होने के कारण से जो आपकी कीमत यानी एक्स वस्तु की मात्रा में आपने वृद्धि की थी, बी से B1 हो गई थी, यदि इस बढ़ी हुई कीमत को वापस काट लिया जाता है तो जो आपकी जो लाइन होगी कीमत रेखा या बजट रेखा जो होगी वह आपकी नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। ये अपन ने इसके पैरेलल नीचे की ओर शिफ्ट कर दी, जो आपकी A1 और B2 होगी। अब यदि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका जो उपभोक्ता संतुलन बिंदु है, मान लीजिए डायग्राम अगर अपन बनाएंगे तो यह डायग्राम आपका इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। यह आपका इंडिफरेंस कर्व है IC1। तो यदि अपनी ए बी कीमत रेखा है, इसके ऊपर जो संतुलन की स्थिति होगी वह आपकी ई संतुलन की स्थिति होगी। फिर यदि मान लीजिए कीमत में कमी हो जाती है प्राइस ऑफ एक्स में, तो प्राइस लाइन जो शिफ्ट होकर के AB1 हो जाएगी और आपका नया संतुलन बिंदु आ जाएगा, जो आपकी नया संतुलन बिंदु आपका IC2 पे होगा। तो ये E है, ये E1 है। अब आप देखिए अगर इन तीनों की स्थिति एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है E2, तो अब अपन इसको देखें कि मान लीजिए पुराना जो संतुलन बिंदु था E है, अब कीमतों में कमी होने के कारण से नए संतुलन बिंदु की ओर आगे यानी E1 की ओर आगे। अब यदि अपन प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या करना चाह रहे हैं, यह आपका कीमत प्रभाव है, E से लगा करके E1 आपका कीमत प्रभाव है। अब यदि इस बढ़ी हुई कीमतों को अगर अपन वापस ले लिया जाता है तो जो प्रभाव आएगा वह प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण से आएगा, यानी एक्स वस्तु तुलनात्मक रूप से सस्ती हो जाती है और सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापन करेंगे तो पूर्व में अपन अगर देखें तो इस मात्रा पर यानी आपका x1 पॉइंट पर अपन काम में ले रहे थे x वस्तु को, और y वस्तु की इतनी इकाइयां काम में ले रहे थे यानी x1 काम में ले रहे थे। अब जो मात्रा आप काम में लेंगे वह होगी आपकी ये x2 और ये x3। तो अब यदि अपन आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या करते हैं तो इसके अंतर्गत देखिए मैंने आपको यह कहा था कि जो कीमत प्रभाव जो आपका होगा वह प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव इन दोनों का योग होता है। तो इन दोनों ही चीज को अपन यहां लिखते हैं आय प्रभाव। तो देखिए अगर इस डायग्राम के अंतर्गत अगर कीमत प्रभाव देखा जाए तो E1 आपका कीमत प्रभाव है, मींस E और E1। अगर प्रतिस्थापन प्रभाव देखा जाए तो E और E2 आपका प्रतिस्थापन प्रभाव होगा, E और E2। और यदि अपन आय प्रभाव की बात करेंगे तो E1 E2 जो आपका होगा वह आपका इनकम इफेक्ट होगा। यह ऐसी स्थिति जब होती है तो वह सामान्य वस्तु स्थिति कहलाती है, जिसमें आय प्रभाव आपका धनात्मक होगा, वह आपका सामान्य वस्तु कहलाएगी। अब आपकी आती है ये अगर स्थिति देखें तो ये सामान्य वस्तु की स्थिति में होगा। अब दूसरी वस्तु देखिए, यदि मान लीजिए आपकी निकृष्ट वस्तु है तो रेखा चित्र को आपको इन दोनों के बीच में इंडिफरेंस कर्व को बनाना है।
तो ये आपका दूसरा इंडिफरेंस कर्व बना, इसको अपन ने E3 दे दिया, यह आपका निकृष्ट वस्तु की स्थिति में बनेगा। तो दूसरे शब्दों में अगर कहें निकृष्ट वस्तु में ये जो आपका आया ये X4 आ गया। यदि निकृष्ट वस्तु को देखा जाए तो प्रतिस्थापन प्रभाव की जो स्थिति रहेगी वह सारी स्थिति में एक ही जैसा रहेगा, लेकिन I प्रभाव आपका इसमें ऋणात्मक हो गया, यानी माइनस में हो गया E1 और E3। यह आपका निकृष्ट वस्तु की स्थिति में रहेगा। फिर आपका आता है यदि आपकी घटिया किस्म की वस्तु है, तो मैंने आपको यह कहा था कि I प्रभाव प्रबल रूप से ऋणात्मक होगा, जो न केवल धनात्मक प्रभाव को समाप्त करेगा, I प्रभाव को समाप्त करेगा, बल्कि वह प्रतिस्थापन प्रभाव को भी समाप्त कर देगा। मीन्स आपका जो डायग्राम बनेगा वह बिल्कुल इस तरफ बनेगा। मीन्स ये आपका E4 होगा, ये IC2, IC3 और IC4 होगा, और यह आपका डायग्राम यहाँ आएगा, मीन्स X5 होगा। यदि अपन प्रतिस्थापन प्रभाव और I प्रभाव की बात करें तो इसमें जो होगा वह होगा E3, इसमें होगा E4, और यह भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। प्रतिस्थापन प्रभाव सारी स्थिति में E2 रहेगा, और I प्रभाव जो आपका बना वह बनेगा E2 और E4 के बराबर। इस तरीके से ये इस रेखा चित्र की एक व्याख्या थी, जो सारे ही पार्ट सामान्य वस्तु, निकृष्ट वस्तु और घटिया वस्तु तीनों ही स्थिति में अपन इसको काम में ले सकते हैं। धन्यवाद।